आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मिक्स में होंगे। रीट एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक बच्चा जो टॉप को पोर्ट पढ़ता है अधिगम अक्षमता की किस श्रेणी में आता है ना। जो बच्चा टॉप को पोर्ट पढ़ रहा है मतलब इसको गलत पढ़ रहा है, तो यह जो किस प्रकार की अधिगम अक्षमता होगी। पहला ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, दूसरा डिसप्रैक्सिया, तीसरा डिसलेक्सिया, चौथा डिसग्राफिया। तो जो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें बच्चा है वो गलत पढ़ता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चे वे होते हैं जो अपनाते हैं। ठीक है, सृजनात्मक बच्चे होते हैं जो अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? नवीन दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं, ठीक है, वो क्या अपनाएंगे? वो हमेशा नवीन दृष्टिकोण अपनाएंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो पहला राइट होगा। सृजनात्मक बच्चों का जो दृष्टिकोण होता है वो नवीन होता है। ठीक है, ये अपसारी चिंतन के होते हैं। ये बात याद रखने की है कि इस प्रकार के बच्चे अपसारी चिंतन के होते हैं, ना कि अभिसारी के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जब बच्चे की मानसिक क्षमता आधे से अधिक हो लेकिन उसकी अनुमानित आयु के 3/4 से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे सौम्य मंद बुद्धि बच्चा कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? सौम्य मंद बुद्धि बच्चा कहा जाएगा। तो इसका जो उत्तर है हमें पहला ही यहाँ पे दिख रहा है, मध्यम मंद बुद्धि बच्चा इसका उत्तर नहीं है, गंभीर भी नहीं है, पिछड़ा बच्चा भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है तो हमें इसका उत्तर है वो स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। जैसे ही अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का समाधान करने के लिए अनुसंधान है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान डैश का समाधान करने के लिए अनुसंधान है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हम पहले एक बार ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, इसके बाद इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहारिक समस्या, इसका मतलब क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवहारिक समस्या का समाधान करने के लिए अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान एक जटिल समस्या का समाधान करने के लिए अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान एक असीमित समस्या का समाधान करने के लिए अनुसंधान है, या फिर दोनों के लिए मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। तो इसका जो हमें नज़र आ रहा है कि कभी भी क्रियात्मक अनुसंधान है वो लोकल लेवल की समस्या मतलब व्यवहारिक समस्या को ही इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा व्यवहारिक समस्या। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान एक व्यवहारिक समस्या का समाधान करने के लिए अनुसंधान है। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक छात्र भाषा में अच्छा है जबकि उसी कक्षा में एक और छात्र विज्ञान में अच्छा हो सकता है। यह दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है? ठीक है, एक बच्चा विज्ञान में अच्छा है, दूसरा बच्चा भाषा में अच्छा है, मतलब दोनों में अंतर है। तो ये अंतर किस कारण से है? रुचि के कारण है, क्षमता के कारण है, या व्यक्तिगत अंतर है, या आनुवंशिकी है? ठीक है, तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो उत्तर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो व्यक्तिगत अंतर है। इस प्रकार का अंतर होता है वो व्यक्ति भिन्नता के अंतर आता है, तो व्यक्ति भिन्नता के कारण आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत अंतर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है देश में शिक्षा को आगे बढ़ाना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है देश में शिक्षा को आगे बढ़ाना। तो इस देश में क्या आएगा? समावेशी शिक्षा का अर्थ है विशिष्ट अधिगम परिवेश में शिक्षा को आगे बढ़ाना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सहानुभूति अधिगम परिवेश को आगे बढ़ाना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है साधारण अधिगम परिवेश में शिक्षा को आगे बढ़ाना। या चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? सामान्य अधिगम परिवेश। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा सामान्य अधिगम परिवेश। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सामान्य अधिगम परिवेश में शिक्षा को आगे बढ़ाना। तो इसको हम चौथा यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही होती है कि सबके लिए समान रूप से शिक्षा का प्रावधान होता है। समावेशी शिक्षा में चाहे बच्चे विकलांग हो, मंद बुद्धि हो, सभी को एक जगह बिठाकर शिक्षा देनी है, इसलिए सामान्य अधिगम परिवेश को यह समावेशी शिक्षा प्रमोट करती है। तो
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली छात्र हैं। ऑप्शन नंबर 1 अभिसारी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर 2 अपसारी विचारक है। ऑप्शन नंबर 3 बहिर्मुखी हैं। ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही मेहनत करने वाला। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? अभिसारी विचारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिसारी विचारक होते हैं। जबकि सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो अपसारी विचारक होते हैं। तो हमारा पास यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो होगा कि यहाँ पे अभिसारी विचारक। तो अभिसारी विचारक पहला ऑप्शन है, तो राइट किया हमने। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन थे? आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन थे? तो पहला ऑप्शन जेबी वॉटसन थे, जीन पियाजे थे, लेव वाइगोत्स्की थे या इवान पेट्रोविच पावलोव थे। ठीक है, तो आधुनिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन थे यहाँ पे? इयान पेट्रोविच पावलोव थे। कौन थे? इयान पेट्रोविच पावलोव थे। इयान पेट्रोविच पावलोव वही पावलोव हैं जिनको अनुबंधन का पिता कहा जाता है, जिन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया कुत्ते पर प्रयोग करके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है ये, आदेश चिन्ह, ठीक है, ब्रैकेट में जो आपका आदेश चिन्ह दिखाई दे रहा है का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, विषय को ठीक वैसा ही लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 विषय क्रम व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन 3 भावों को व्यक्त करने के लिए। विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व। ठीक है, तो जो भी आदेश चिन्ह होता है उसका जो प्रयोग है वो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका उपयोग होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाथी जंगल में रहते हैं, किस प्रकार का वाक्य? ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। हाथी जंगल में रहते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निषेधवाचक है या प्रश्नवाचक है? तो इस प्रकार का हमें जो प्रश्न आए तो जो ध्यान से पढ़ना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, यह मतलब किसी कार्य का होना बताया गया है, ठीक है, किसी कार्य का होना बताया गया है, तो यहाँ पे आएगा हमेशा विधानवाचक, इसका उत्तर राइट होगा। ठीक है, हाथी जंगल में रहते हैं, ठीक है, तो ये विधानवाचक इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। दांत कटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत कटी रोटी का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं हम। गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। ठीक है, तो दांत कटी रोटी का अर्थ होता है, क्या होता है? गहरी दोस्ती होता है, प्रतिवाद करना होता है, गहरी दुश्मनी या पीछे पड़ना। तो दांत कटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। ठीक है, तो इसका जो मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे मैं लाया हूँ, इसको ध्यान से आप पढ़ना। शिक्षा से तुम्हारा स्वरूप ही बदल जाएगा, रेखांकित शब्द है। शिक्षा से तुम्हारा स्वरूप ही बदल जाएगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तुम्हारा। तो तुम्हारा है वो क्या है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है? ठीक है, तो तुम्हारा जो शब्द है वो यहाँ पे क्या है? पुरुषवाचक शब्द है। ठीक है, पुरुषवाचक शब्द है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की के विचारों से मेल खाता है? भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की के विचारों से मेल खाता है? साहचर्य का सिद्धांत, यहाँ पे हम हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत वाइगोत्स्की के विचारों से मेल खाता है? साहचर्य का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत या फिर शिक्षण सूत्र का सिद्धांत या फिर पुनरावृत्ति का सिद्धांत? तो इसका जो उत्तर होगा हमारे पास साहचर्य का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष का कारण इसमें से क्या हो सकता है? शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों, मतलब दोनों कारण से किसी विद्यार्थी में उच्चारण दोष हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो कविता पढ़ाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ से पढ़ते हैं हम। भाषा की लय व तुक की समझ एवं प्रयोग का विकास, स्वर पठन क्षमता का विकास,
शिल्प सौंदर्य की समझ का विकास, कवि को समझने की क्षमता का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की लय व तुक की समझ का प्रयोग, भाषा की लय व तुक की समझ एवं प्रयोग का विकास। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पंजाबी में ढोला, पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत में लिंग है। ठीक है, तो पंजाबी यहाँ पे रेखांकित शब्द है, तो इसमें कौन सा लिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर सदैव पुल्लिंग है, सदैव स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जब भी भाषा और लिपि की बात आती है, पंजाबी भाषा की बात हो रही है, जब भी भाषा और लिपि की बात आएगी तो ये हमेशा ये सदैव स्त्रीलिंग में आएंगे। तो जो इसका जो उत्तर हमें है चौथा राइट करना पड़ेगा, सदैव स्त्रीलिंग। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, लोकगीत लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता तो मैं कभी नहीं गा रहा होता। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। ठीक है, लोकगीत लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता तो मैं कभी नहीं गा रहा होता, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। पहला ऑप्शन है हेतु मध्य भूतकाल, भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल या भूतकाल। तो यहाँ पे जो पहला जो हमें उत्तर है वो नज़र सही आ रहा है, क्योंकि मैं ये कर रहा होता, ये कर रही होती, इस समय में हेतु मध्य भूतकाल की बात होगी। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विराम चिन्हों में लोप चिन्ह ज्ञात कीजिए। ठीक है, लोप चिन्ह किसे बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला है वो अल्प विराम है। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला हो सकता है और चौथा वाला तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ही ऑप्शन हमें राइट करना पड़ेगा, तो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे हम राइट करते हैं। अगला जो प्रश्न है साइकोलॉजी का है, नज़र आ रहा है मुझे। बुद्धि के सेना अल्फा परीक्षण को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि के सेना अल्फा परीक्षण को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। बुद्धि के सेना अल्फा परीक्षण को किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है। तो बुद्धि का शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है ये, बुद्धि का अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है, या फिर बुद्धि का शाब्दिक समूह परीक्षण है, या बुद्धि का अशाब्दिक समूह परीक्षण है। तो ये जो बुद्धि का जो सेना अल्फा परीक्षण है, ठीक है, बुद्धि का जो सेना अल्फा परीक्षण है वो पहली बात तो अल्फा और बीटा दोनों ही परीक्षण कौन सा परीक्षण है, सामूहिक परीक्षण में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत परीक्षण की बात हो रही है। तो यहाँ पर यह बुद्धि का शाब्दिक समूह परीक्षण है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि का शाब्दिक समूह परीक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षण प्रणाली जिसके अंतर्गत शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए देता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को स्वयं लिखता है। ठीक है, स्वयं लिखता है फिर छात्रों को लिखने के लिए देता है। ठीक है, तो मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि या जैक्टोप विधि। मॉन्टेसरी जो विधि है इसमें किसी मॉडल की सहायता ली जाती है सबसे मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद रूपरेखा अनुकरण विधि में क्या होता है कि सबसे पहले इसका कच्चा चित्र बनाया जाता है, इस पर बच्चे ड्रॉ करते हैं, तो रूपरेखा नहीं हो सकता, रूपरेखा बना कर इस पर ड्रॉ करवाया जाता है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद स्वतंत्र अनुकरण विधि में स्वतंत्र रूप से वो अनुकरण करते हैं, वो ये भी नहीं सकता। तो चौथा है वो जैक्टोप विधि। ठीक है, जैक्टोट विधि, तो जैक्टोट विधि में ही इसका इस प्रकार का शिक्षण होता है, तो जो इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, निम्न में से स्त्रीलिंग नहीं है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है मर्यादा, दूसरा ऑप्शन है संघर्ष, तीसरा ऑप्शन है मेहनत, चौथा ऑप्शन है आकांक्षा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें से मर्यादा तो स्त्रीलिंग है, मेहनत भी स्त्रीलिंग है, आकांक्षा भी स्त्रीलिंग है, तो संघर्ष है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कविता शिक्षण में अपेक्षित है। कविता शिक्षण में क्या अपेक्षित है। लेखन प्रणाली अपेक्षित है, अर्थबोध प्रणाली अपेक्षित है, कौशल प्रणाली अपेक्षित है, या अक्षरबोध प्रणाली अपेक्षित है। तो इसमें अर्थबोध प्रणाली अपेक्षित है, अर्थबोध प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत
कि किस स्तर पर बच्चा सांस्कृतिक नियमों और अच्छे और बुरे स्तर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के नियम हैं उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, एक तो परंपरागत, ठीक है, सॉरी पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो पूर्व परंपरागत स्तर पर, ठीक है, बच्चा सांस्कृतिक नियमों और अच्छे और बुरे स्तर के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, 3 स्तर इनके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका ये होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा होता है, पारंपरिक स्तर होता है, और तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर होता है। तो मतलब ये 3 स्तर ही इसमें होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत में से नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 है, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ये भी है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, ये भी है। मतलब और चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, चौथा दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा, मतलब सभी हैं, है ना। तो यही तीनों सिद्धांत यहाँ पे दे रखे हैं, वो एनसीएफ 2005 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसमें ये दे रखे हैं, इसलिए तीनों ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तो बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए जो विकल्प है उसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, मतलब सही रूप से कौन सा लिखा गया है। तो सबसे पहले अभिशप्त, इसके बाद सेकंड नंबर पर आभिशप्त, तीसरे नंबर पर अभिशप्त, चौथे नंबर पर अभिशप्त। तो इसमें सबसे शुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सबसे शुद्ध कौन सा है, सबसे शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 4, अभिशप्त है वो सही है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनिष्ट, अनुष्ठान, असमर्थ, अघोष। ठीक है, इसमें अशुद्ध कौन सा है, बाकी 3 है वो सही है, एक इसमें अशुद्ध है, तो इसमें ये तीसरा है वो अशुद्ध है। असमर्थ को हम कैसे लिखेंगे, असमर्थ को हम इस प्रकार लिखेंगे, इसमें ये इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, फिर इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे असमर्थ को, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही ऐसे लिखते हैं, जबकि ये वाला गलत है, बाकी सब तो सही है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, त, थ, द या ट। ठीक है, तो त, थ, त, ध, द, ट में कौन सा दंत्य नहीं है, बिल्कुल हमें राइट दिखाई दे रहा है ट। ठीक है, ट है वो दंत्य नहीं है। ट कौन सा होता है, ट कौन सा होता है, मूर्धन्य होता है। कौन सा होता है, मूर्धन्य होता है। ठीक है, तो ट दंत्य बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग का उच्चारण स्थान है, ग का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत्य। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, तालु में तो हमें पता है च वर्ग आता है। ठीक है, ओष्ठ में प वर्ग आता है, और दंत्य में हमें पता है क्या आता है, बीजष्ट पड़ा ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है, क, ट, त, न, फ। ओष्ठ ध्वनि में, ठीक है, तो ओष्ठ ध्वनि में क्या है, क, ट, त, क, ट, न, फ। तो ओष्ठ ध्वनि इसमें है फ है। क्या है इसमें ओष्ठ ध्वनि, फ है। ठीक है, बाकी क है वो कंठ से होती है, ट है वो मूर्धन्य ध्वनि है, और न है वो नासिक के है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो धन्यवाद, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन था। हम फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।